नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जल, मिट्टी, हवा, जंगल, जानवर। ये सब क्या है? तो ये सब संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है कि हमारी प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती हो उसे संसाधन कहा जाता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब देखो, हम कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज संसाधन है या नहीं। तो इसे समझने के लिए हमें एक चित्र को समझना पड़ेगा। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ऊपर है पर्यावरण, बायां साइड में है प्रौद्योगिकी मतलब कि तकनीक, दायां साइड में है संस्थाएं और बीच में है मानव। ये चित्र ये दर्शा रहा है कि जो मानव है उसका संबंध प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संस्था के साथ है। देखो, इसे ऐसे समझो कि जो मानव है वो प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण में काम करते हैं और निर्माण करते हैं संस्था का, जिससे होता यह है कि पैसे आते हैं और पूरे देश का आर्थिक विकास होता है। समझ आया यहाँ तक? चलो अब हम समझते हैं संसाधनों का वर्गीकरण को। तो संसाधनों को 4 तरीकों से बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। तो इन चारों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं जैव संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जानवर, मछली इत्यादि। ये सभी जैव संसाधन है क्योंकि ये सब सजीव है। तो अब हम समझते हैं अजैव संसाधन को। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, धातु, पानी, खनिज इत्यादि। ये सभी अजैव संसाधन है क्योंकि ये सभी निर्जीव है। अब हम समझते हैं संसाधन के दूसरे वर्गीकरण को, जो कि है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं नवीकरणीय संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, जंगल इत्यादि। ये सब नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इन सब का उपयोग करके भी इन सब का पुनः उत्पादन किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है या पुनः निर्माण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ये अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब हम समझते हैं संसाधन के तीसरे वर्गीकरण को, जो कि है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और उनके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, जैसे कि भूखंड, घर, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। ये सब व्यक्तिगत संसाधन है क्योंकि इन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि आप लोगों के पास भी अपना घर होगा, अपना खेत होगा और उन सब पर भी आपका अधिकार होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सामुदायिक संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय या समाज के लोगों का अधिकार हो और जो समाज के लोगों के लिए सुलभ हो उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान इत्यादि। इन सब पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन को। तो आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, चाहे वह किसी इंसान की खास जमीन ही क्यों न हो। और सरकार के पास पावर होती है कि वह किसी भी व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है आम जनता के भले के लिए, लेकिन उसके बदले सरकार उचित मुआवजा भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले खनिज, जल संसाधन, जंगल, वन्य जीव ये सब भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं और साथ ही तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता है
और न ही कोई एक देश अपनी मर्जी से उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है और अगर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करना होता है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब हम समझते हैं संसाधन के चौथे वर्गीकरण को, जो कि है विकास की स्थिति के आधार पर। तो विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। तो इन सब को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संभावी संसाधन को। तो वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है और इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, गुजरात में सौर ऊर्जा, राजस्थान में पवन ऊर्जा। देखो यार, हिमालय के क्षेत्र में बहुत खनिज है, लेकिन वहाँ पर खनिज निकालने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक उसी प्रकार गुजरात में बहुत धूप पड़ती है और राजस्थान में बहुत हवा चलती है। तो हम यहाँ पर धूप के लिए सोलर प्लांट लगा सकते हैं और हवा के लिए पवन चक्की लगा सकते हैं। इनसे होगा ये कि हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पर ऐसा हम नहीं करते हैं क्योंकि इन सब मशीन को लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिमालय क्षेत्र, गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में संसाधन और ऊर्जा तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और संभावना है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थे संभावी संसाधन के कुछ एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं विकसित संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया है, मतलब कि निरीक्षण हो गया है और उपयोग करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, लोहा इत्यादि, ये सब विकसित संसाधन है और हम लोग वर्तमान में इसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं भंडार संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसे तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो जल होता है, यानी कि जो पानी होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। यह दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही होगा कि इंसानों के लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही अच्छे संसाधन बन सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम पानी से इन दोनों संसाधनों को अलग कर पाए। इसीलिए जल यानी कि पानी भंडार संसाधन है। तो अब हम समझते हैं संचित कोष संसाधन को। तो वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है क्योंकि इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। ऐसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहा जाता है। जैसे कि नदी का पानी, बांध का पानी, इन पानी से भविष्य में बिजली बनाया जा सकता है। अब देखो यार, यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो संसाधनों का वर्गीकरण था। अब हमें इसके आगे कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम यानी कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के दूरी के क्षेत्र को ही अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखो यार, कई बार होता क्या है, जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम 4 बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर 10 बाल्टी पानी से नहाते हैं। तो यहाँ पर हम पानी का उपयोग सोच समझकर नहीं कर रहे हैं, जिससे होगा ये कि आने वाले समय में पानी की दिक्कत हो सकती है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में कोई नहीं रहता फिर भी पंखा चलता हुआ छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम बिजली का उपयोग सोच समझकर नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर हम संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करेंगे तो वो संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत में संसाधन नियोजन। तो देखो, भारत में संसाधन नियोजन 4 चरण में होता है। पहला, देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। इस चरण में होता यह है कि देश के अलग अलग जगहों पर सर्वे कराया जाता है संसाधनों को पहचानने के लिए। दूसरा, सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। अब देखो, इस चरण में होता यह है कि सर्वे के बाद एक नक्शा तैयार किया जाता है
और साथ ही संसाधनों की गुणवत्ता यानी कि संसाधनों की क्वालिटी और संसाधनों की मात्रा को चेक किया जाता है। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। इस चरण में होता यह है कि संसाधनों को निकालने के लिए योजना बनाई जाती है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, कौन कौन से स्किल वाले लोग चाहिए और इसके लिए किस तरह की संस्था बनाई जाए। चौथा, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। इस चरण में चेक किया जाता है कि जो संसाधन विकास योजना बनाया गया है क्या वो राष्ट्रीय विकास योजना से मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि जिन संसाधनों को निकाला जाएगा उनसे हमारे देश का विकास होना चाहिए, न कि नुकसान होना चाहिए। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब देखो यार, प्राचीन काल से ही संसाधनों के संरक्षण के ऊपर चिंतन किया जा रहा है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। वही मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। इस अभियान में नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध के खिलाफ आंदोलन हुआ था, क्योंकि इस नर्मदा नदी पर बांध बनने से 248 गांवों के लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता। ठीक इसी प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जो कि उस समय पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चिपको आंदोलन में पेड़ों को कटने से बचाया गया था। कुछ लकड़ी काटने वाले जब पेड़ काटने आए तो लोग पेड़ से चिपक कर उसको घेर लिए और जंगल को काटने से बचाया गया था। वहीं संदीप पांडे वर्षा जल को जमा करके कृषि भूमि का विस्तार किया था। इस तरह से कई लोगों ने संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय काम किया है। अब देखो, ये तो हो गई देश की बात, लेकिन संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मेलन हुए। सबसे पहला सम्मेलन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में हुआ था। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी सम्मेलन के बाद से हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो स्टॉकहोम है वो स्वीडन देश की राजधानी है। अब देखो, इन सम्मेलन के होने के बाद भी 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों सम्मेलन में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। ये सम्मेलन 3 जून से लेकर 14 जून तक चला था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये सम्मेलन ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन में लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बात की गई थी कि हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और जब यह सम्मेलन खत्म हुआ तो 800 पेज का एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 कहा जाता है। इस कार्यक्रम 21 में यह लिखा गया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सतत विकास को अपनाकर काम करना होगा। अब यहाँ पर एक शब्द है सतत विकास। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि संसाधन का उपयोग ऐसे करो कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बची रहे। अब हम समझते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था और ये सम्मेलन 23 जून से लेकर 27 जून तक चला था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ये सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ था, इसीलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। और ये सम्मेलन इसलिए हुआ था कि प्रथम सम्मेलन में लिए गए फैसले पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए किया गया था। अब हम समझते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 साल बाद 2002 ईस्वी में हुआ था और ये सम्मेलन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चला था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। अब देखो, 3 पृथ्वी सम्मेलन के अलावा एक और सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी को जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था और बात किया गया था कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचाए। इन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेदार ठहराया गया था। कौन सी थी ये 6 गैसें? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा परफ्लोरोकार्बन और छठा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन सम्मेलन में इन 6 गैसों के उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जिसमें यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, अमेरिका 7% और जापान 6% की कटौती करने पर सहमत हुआ।
इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इतना सम्मेलन क्यों हो रहा है? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के लगातार जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है और वनों की कटाई भी हो रही है। तो इन सब के कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पृथ्वी के पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे संसाधनों के संरक्षण के ऊपर। तो 1974 ईस्वी में सुमशेर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के विचारों को लिखा गया था जो संसाधन संरक्षण के ऊपर था। इसके अलावा 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जो संसाधन संरक्षण के ऊपर था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखो, वैसे तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन जिसके बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है उसे इस चैप्टर में भूमि संसाधन भी पढ़ना है। लेकिन जो बिहार बोर्ड से है उसे पता होगा कि ये चैप्टर कई भागों में बांटा गया है। तो इसके आगे का जितना भी पार्ट होगा, चाहे वो भूमि संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो या जल संसाधन हो, इन सबको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, वीडियो को शेयर कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।